प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए मतीराम का काव्य वैभव डॉक्टर शिवदत्त शर्मा का जो लेख है उसे रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। मतीराम का वैभव। मतीराम का काव्य वैभव। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा पूर्व अध्यक्ष हैं, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मतीराम का काव्य वैभव। रीतिकाल में अनेक प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने इस काल में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मतीराम भी ऐसे महान कवियों में से हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से महत्वपूर्ण रचनाएं रीतिकाल में हिंदी साहित्य को दी, जिनके लिए हिंदी साहित्य इनका ऋणी रहेगा। आचार्य मतीराम 1604 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बर्नपुर नामक स्थान पर पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था, जो साहित्य प्रेमी थे। पिता विश्वनाथ त्रिपाठी भी साहित्य प्रेमी थे, जिन्होंने श्रृंगार रस को रसराज मानकर उसका सांगोपांग विवेचन किया। मतीराम अनेक राज दरबारों में रहे तथा प्रभुत सम्मान प्राप्त किया। सम्राट जहांगीर, बंदी नरेश भाव सिंह हांडा, कुमाऊं नरेश ज्ञानचंद्र आदि का नाम आश्रयदाताओं में अग्रण्य है। आचार्य मतीराम आचार्य देवदत्त की तरह ही आचार्य एवं कवि दोनों के रूप में विख्यात हैं। आचार्य मतीराम द्वारा रचा गया साहित्य नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार इस प्रकार है। पहला फूल मंजरी, दूसरा लक्षण मंजरी, तीसरा साहित्य सार, चौथा रसराज, पांचवा ललित ललाम, छठा अलंकार पंचासिका, सातवां सतसई इनका है, मतीराम सतसई जिसे कहा जाता है, और आठवां है वित्त कौमुदी। उपर्युक्त वर्णित 8 ग्रंथों में 2 ग्रंथ लक्षण मंजरी तथा साहित्य सार आज उपलब्ध नहीं है। मतीराम का साहित्य प्राय राजश्रित ही रचा गया है। सम्राट जहांगीर की आज्ञा से सन 1619 ईस्वी में फूल मंजरी ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। सन 1663 ईस्वी के आसपास राज भाव सिंह के दरबार में रहकर अलंकार पंचासिका व वृत्त कौमुदी को किसी अन्य मतीराम की रचना सिद्ध करने का असफल प्रयास किया गया था। जो आधुनिक खोजों से भ्रमक सिद्ध हो चुका है। आचार्य के रूप में मतीराम का योगदान। आचार्य के रूप में मतीराम का योगदान। आचार्य मतीराम ने ललित ललाम में अलंकारों का विवेचन किया है। यद्यपि मतीराम ने अलंकारों के लक्षण 2 छंदों में दिए हैं और उनके उदाहरण में कवित्व सवैयों का सुंदर प्रयोग किया है, परंतु अलंकार के शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से इस ग्रंथ का कोई विशेष महत्व नहीं है। आचार्य मतीराम द्वारा लिखा गया रसराज लक्षण ग्रंथ ही वास्तव में उनकी ख्याति का मुख्य आधार है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस, उनके आलंबन, नायक नायिका के भेदों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। मतीराम ने भानुदत्त कृत रस मंजरी व रहीम द्वारा लिखित भैरव नायिका भेद के आधार पर नायिका व नायक को श्रृंगार आलंबन के रूप में स्वीकार किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मतीराम ने अपने पूर्ववर्ती लक्षण ग्रंथों का अनुसंधान नहीं किया। भानुदत्त की जो कृति है रस मंजरी में वर्णित गुप्ता नायिका के 3 भेदों में से 2 भेदों को
वर्तिष्यमाण वृत्त आदि को छोड़ दिया है। उन्होंने इसमें संचारी भावों का उल्लेख नहीं किया है। मोतीराम ने फूल मंजरी में फूलों को आधार बनाकर श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसका एक उदाहरण दृष्टव्य देखिए। जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमाण, जाकी समता दीजिए ताहि कहत उपमान। जहाँ वर्णीय उहुन की समछवि को उल्लास, पंडित कवि मोतीराम वह उपमा कहत प्रकाश। नायिका भेद का विवेचन इसी प्रकार बड़ी विद्वतापूर्ण किया गया है। कुंदन को रंग फिको लागे, झलकयति अंगनी चारु गोराई। आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजु विलासन की सरपासाई। को बिनु मोल विकात नहीं, मोतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हैं नयन, त्यों त्यों निकरे सी निकाई। मोतीराम के काव्य की विशेषताएं। रीतिबद्ध कवियों में मोतीराम का स्थान प्रथम पंक्ति में गिना जाता है। रीतिबद्ध अन्य कवियों की भ्रांति, इनमें भी प्रायः सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनका सविस्तार वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। काव्य में श्रृंगार, निरूपण, रसराज और ललित नाम में काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन मिलता है, परंतु मोतीराम मूलतः श्रृंगार के कवि हैं तथा प्रायः सभी रचनाओं में श्रृंगार रस निरूपण स्वतः ही उभर कर सामने आ जाता है। उनका मुख्य प्रतिपाद्य ही श्रृंगार है, ऐसा कहा जाता जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोतीराम ने नायिका भेद का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। यद्यपि नायिका भेद में कोई मौलिकता दिखाई नहीं देती, फिर भी इस प्रयास में दिए गए उदाहरण बहुत सुंदर हैं। मोतीराम ने नायिका भेद के वर्णन में नक्सिक वर्णन करते हुए नक्सिक वर्णन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। रसराज में नायिका का वर्णन करते हुए उसके रूप सौंदर्य का क्षण रूप सौंदर्य किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, इसका मोहक वर्णन किया है। उसके सुंदर गौर वर्णन के सामने कुंदन भी तिरस्कृत हो रहा है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके यति अंगनी चरु गोराई। आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजु विलासन की सरासाई। को बिनु मोल विकात नहीं, मोतीराम लहे मुस्कान मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हैं नहीं, त्यों त्यों निकरे सी निकाई। ठीक। मोतीराम के काव्य में भाव रस। मोतीराम के काव्य में भाव रस। मोतीराम के काव्य की विशेषता है कि वे अनावश्यक शब्दों का आडंबर नहीं करते। उनकी कविता सुकुमार एवं सुंदर कल्पनाओं से आप्लावित है। आचार्य शुक्ल ने उनकी स्वाभाविक और सुंदर भाषा के विषय में लिखा है। भाषा के समान मोतीराम के न तो भाव कृत्रिम है, न उसके व्यंजक, व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान में चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में वे नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक नहीं किया है। इनके भाव, व्यंजक, व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है। बिहारी के समान चक्करदार नहीं है। मोतीराम भाव निरूपण में अद्वितीय है। मोतीराम सतसई से एक उदाहरण दृष्टव्य है, जिसमें लज्जा से लाल हुई नायिका का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मोतीराम कहते हैं, क्यों इन आखिन सो निशंक है, मोहन का तन पानिप पीजय। नेकु निहारे कलंक लगे, इहि गाम बसै कहूँ कसक जिए। लोत रहे मन्यो मोतीराम, कहूँ गन जाई बड़ी तप कीजय। है वनमाल ही लगी अरू, है मुरली अधर रस पीजय। ठीक।
काव्य में आश्रय दाताओं का यशोगान। मोतीराम आजीवन अनेक आश्रयदाताओं के संरक्षण में रहे हैं। सर्वप्रथम सम्राट जहांगीर के दरबार में कवि के रूप में रहे। उसके बाद बूंदी नरेश राव भाव सिंह हांडा के दरबार में दरबारी कवि रहे। उसके बाद स्वरूप सिंह बुदेला तथा महाराज शंभुनाथ सोलंकी के भी दरबारी सोलंकी के भी दरबारी कवि रहे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अनेक प्रशस्तियाँ भोजपुर भाषाओं में लिखी। उन्होंने ललित ललाम की रचना राव भाऊ सिंह के आश्रय में रहकर ही की थी। मोतीराम ने उस आश्रयदाता के सम्मान में प्रशस्तियाँ लिखी। बूंदी नरेश भाव सिंह का यशोगान करते हुए मोतीराम ने उनकी दान वीरता का प्रभुत वर्णन किया है। एक दृष्टांत देखिए भाव सिंह के दानवीरता के संबंध में। दिन दिन दूनी संपत्ति बढ़त जाती, ऐशो आया को कहूँ कमला को बराबर है। हे महायाती हरि बकसी अनूप निधि भूपनी को करत भिखारिन को घर है। मोतीराम और जायक जहान सब एक दाने सगुसाल नंदन को कर है। राव भाव सिंह के दान की बढ़ाई देखी, कहा काम छंद है, काहुन सूत तरु है। ठीक। काव्य में पारिवारिक संबंधों का मधुर चित्रण। काव्य में पारिवारिक संबंधों का मधुर चित्रण। मोतीराम ने अपने काव्य में पारिवारिक संबंधों और पारिवारिक जीवन का बहुत सुंदर चित्रण किया है। दाम्पत्य जीवन के चित्रण में तो मोतीराम सिद्धहस्त हैं। रीतिकाल के कवि अतिशय श्रृंगार वर्णन में ही रुचि लेते हैं, परंतु मोतीराम दाम्पत्य जीवन के विशुद्ध निष्कपट भावपूर्ण चित्रण में सफल रहे हैं। अनेक स्थलों पर कवि ने पति पत्नी के प्रेम व्यापारों का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। नायिका के हाव भाव का चित्रण प्रशंसनीय है। एक उदाहरण उनकी अभिव्यंजना शक्ति को स्पष्ट कर देगा। ठीक, देखिए। केली के रति अघाने नहीं दी नहीं में लता पुनि घात लगाई। प्यास लगे को पानी दे जाइयो भीतर बैठी की बात सुनाई। जेठी पठाई गई दुल्ही हंसी हेरी हरै मोतीराम बुलाई। कान के बोले पे कान ने दीन ही सुगेह की देहरी पैधरी आई। मोतीराम के काव्य में प्रकृति चित्रण। मोतीराम के काव्य में प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों में जिन कुछ एक कवियों में श्रृंगार के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण में भी रुचि दिखाई है, उनमें मोतीराम प्रमुख हैं। इनका प्रकृति चित्रण आधुनिक काल के प्रकृति चित्रण के समान नहीं है। मोतीराम ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन और अलंकारिक रूपों का चित्रण करते हुए नायक नायिका के हाव भाव तथा उसकी मानसिक अवस्था का बड़ा प्रभावशाली चित्रण किया है। कवि ने इस तरह बसंत ऋतु में एक नायिका की मनोगत भावनाओं का बड़ा ही सुंदर और सफल वर्णन किया है। नायिका के इस अवसर पर नहीं चाहती थी कि उसका नायक विदेश चला जाए। नायक के विदेश जाने की चर्चा मात्र ही नायिका को ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल आग बरस रहे हों। नायिका अपने प्रीतम से कहती है, मलय समीर लगो चल सुगंध सीरो, पति कन्न कीने परदेस ते आवनी। मोतीराम सुख भी समूही सुमन फूले कोकिल, मधुप लगे बोलन सुहावने। आयो है वसंत भये पलवित जल जा, तुम लागे चलने की चर्चा चलावने। रावरी तिया को तवर सरवन के किस लय कमाल है, वारक बिछावने। ठीक।
मतीराम के काव्य में वीर रस का वर्णन। मतीराम मुख्य रूप से श्रृंगार के ही कवि हैं, परंतु यह भी स्मरण रखना परम आवश्यक है कि वे दरबारी कवि थे, अतः उनकी कविता में वीर रस न हो यह संभव नहीं है। उनका काव्य वीर रस से भी पूरित है। मतीराम ने कुछ वीर रस प्रधान कविताएं भी लिखी हैं। इन कविताओं में मतीराम ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कविता के साथ दानवीरता का भी वर्णन अद्भुत है। बूंदी नरेश भाव सिंह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उनकी कविता में मिलता है। अतिशय विवेचन से उनकी कविता की सुंदरता छिड़ी हुई है। एक उदाहरण देखिए। सुबन को मेटी दिल्ली देश दलीबे को घूम धूम, सुभट समूह निशिबा को उपहती है, कहे मतीराम ताही रोकी बे को संगर में, कहूँ के हिम्मत ही में उलझती है। मतीराम के काव्य में भक्ति रस। मतीराम एक श्रृंगारिक कवि होने के साथ उच्च कोटि के भक्त भी थे। मतीराम कवि के अन्य भक्त थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए वे श्रृंगार और वीर रसपूर्ण कविता लिखते रहे, परंतु उनके मन में आराध्य देव शिव के प्रति भक्ति भाव सदैव विद्यमान रहा। उनके इस भाव का अनुमान इस पद के टुकड़े से स्वयं ही अनुभव किया जा सकता है। ठीक, किया जा सकता है। देखिए पद जो है, तेरो कहियो सिगारो मैं कियो निसिघोल, तायो हीन तिहुन तापन पाई, मेरी कहियो अब तू करी जो सब दाह मिटे परी है सिय राई, शंकर पाइन में लागे रे मन मोरे ही बातनी सिद्ध हो सुहाई, आग धतूरे के फूल चढ़ाए तेरी झत है तिहु लोक के साई। इस तरह मतीराम ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। मतीराम इसी माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, मोर पंखा मतीराम किरीटी में कंठक बनी बनमाला सुहाई, सोहन को मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी में छवि छाई। मतीराम के काव्य में भाषा और छंद अलंकार। मतीराम के काव्य में भाषा और छंद अलंकार। मतीराम के काव्य में सुकुमार और सुंदर भाषा के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में शब्द आडंबर नहीं मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा के विषय में सुंदर टिप्पणी की है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण उनका वांग्मय दग्ध है। दूसरी बात, उन्होंने दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित सवैये की लय द्वारा संगठित होता है। मतीराम के काव्य के एक उदाहरण देखिए। बेलनी को लपटाए रही तमालन की अवधि अतिकारी, कोकिल के की कपोतन के कुल के लिकर अति आनंद भारी, सोच कर जानी हो सुखी मतीराम प्रवीण सभय नर नारी, मंजुल बंजुल कुंज में धन पुंज सखी ससुरारी तिहारी। मतीराम का ब्रजभाषा पर अपूर्व अधिकार था। यही कारण है कि भाषा सौंदर्य की दृष्टि से मतीराम श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। मतीराम ने अपनी कविता में कवित और दोहों के अतिरिक्त सवैया छंद का भरपूर प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त राज प्रशस्तियों में छप्पय और धना
श्री छंद का धनाक्षरी मतलब घनाक्षरी छंद का भी प्रयोग उन्होंने किया है। ललित राम को पढ़ते ही मतीराम के अलंकार प्रिय होने का संकेत प्राप्त होने लगता है। मतीराम कभी कभी एक ही छंद में एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग करते प्रतीत होते हैं। अनुप्रास, उपमा, विभावना, अथासंख्य, प्रतीप, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का मतीराम ने भरपूर प्रयोग अपनी कविता में किया है। कुछ उदाहरण देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का। पहला उत्प्रेक्षा अलंकार, बाल रही इकटक निखरी ललित लाल मुख इंदु, रीज भार आँखियों थकी लल कै श्रम जल बिंदु। ठीक, एक रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए। ठीक, विप्रनी के मंदिर न तजी करत ताव सब ठौर, भाव सिंह भूपाल को तेज तरनी और। ठीक, इस तरह कहा जा सकता है कि मतीराम रीतिकाल के उल्लेखनीय कवि थे। रीतिकाल के कवियों में वे ऐसे कवियों में सम्मिलित हैं जिन्होंने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति रस को मतलब भक्ति को भी काव्य में सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त नीति उपदेश राज प्रशस्ति भी उन्होंने कविता राज प्रशस्ति पर भी उन्होंने कविता लिखी। अपनी कविता में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया। सुंदर चित्रण इन की कविताओं में मिलता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनके काव्य में सरलता सहजता दिखाई देती है। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों तथा छंदों का सर्वोत्तम प्रयोग देखा जा सकता है। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में सर्वोच्च स्थान पर विराजित हैं, इसमें संदेह नहीं। ठीक, संदर्भ सूची देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 165 पर देखिए। और मतीराम का फूल मंजरी पृष्ठ संख्या 17। मतीराम का फूल मंजरी से जो है 17 देखिए, 24 देखिए, 34 देखिए, 23 भी देख सकते हैं। ठीक, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष पृष्ठ संख्या 78 देखिए। ठीक, बच्चन सिंह साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य का पृष्ठ संख्या 123 पर। भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा जो है पृष्ठ संख्या 56 पर। ठीक, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पृष्ठ संख्या 49 पर। डॉक्टर राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास पृष्ठ संख्या 134 पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक, 100 देख सकते हैं। इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने आज मतीराम को अध्ययन और अनुशीलन किया। मतीराम का अध्ययन और अनुशीलन किया। मतीराम का काव्य वैभव डॉक्टर शिवदत्त का यह लेख आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत किया था। तो शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मिक धन्यवाद। और मैं आप सभी से पुनः साहित्यिक सहयोग से सबने निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग में दिव्यांग दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।